हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हमारे पास क्या होती हैं बच्चों के? फॉर एग्जांपल एक पर्सन उसको कोई भी इन्फेक्शन हुई है, कोई भी मसला हुआ है, वो हॉस्पिटल में गया, ठीक है, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है। पहले उसको वो इन्फेक्शन कोई और इन्फेक्शन नहीं थी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन जो है ना वो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। इससे पहले जो है ना उसको निमोनिया नहीं था या उसको हेपाटाइटिस नहीं था। जब उसने अपना इलाज कराना शुरू किया तो वहाँ हेल्थ केयर सेटअप से उसको कोई नई इन्फेक्शन लग गई है। वो पेशेंट्स के साथ क्रॉस रिएक्शंस की वजह से भी हो सकता है, वो सिरिंजेस के गलत इस्तेमाल की वजह से भी हो सकता है। यानी कि जब तक वो ट्रीटमेंट नहीं करा रहा था उस चीज़ का, तब तक उसको कोई और बीमारी नहीं थी। अब जैसे ही वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ तो उसको अपनी बीमारी के साथ साथ एक नई बीमारी हो गई। इसको हम कहते हैं हेल्थ केयर एसोसिएटेड इन्फेक्शन। मेजर टाइप्स क्या हैं? सर्जिकल साइट इन्फेक्शन, ये मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई भी हैं। कैथेटर एसोसिएटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, इसके बारे में हमने अपनी बात की है। इसके अलावा सेंट्रल लाइन एसोसिएटेड ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शंस, अदर इन्फेक्शंस। ठीक है, मेजर रिस्क फैक्टर्स क्या रहते हैं बच्चों? मेजर रिस्क फैक्टर्स हमारे पास ये रहते हैं कि पेशेंट की साइड पे अगर पेशेंट की एज बहुत ज़्यादा है, वो इम्यूनोसप्रेसिव स्टेट में है, उसका डायबिटीज़ है, उसका प्रोलॉन्ग स्टे है। और हेल्थ केयर की साइड पे क्या रहता है कि अगर सर्जरी के बाद आपको पता है सर्जिकल साइड इन्फेक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाई थी, बहुत ज़्यादा चांस होता है मुख्तलिफ इन्फेक्शन होने का। कोई इन्वेसिव प्रोसीजर है, यूरिनरी कैथेटर्स का इस्तेमाल या जितने भी इन्वेजिव डिवाइसेज हैं उनका इस्तेमाल, अगर पर्सन वेंटिलेटर पे है तो उसको वेंटिलेटर एसोसिएटेड इन्फेक्शन हो सकती हैं। अगर बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज़ हो रहा है तो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकती है। अगर हैंड हाइजीन ख़राब है, क्लीनिंग या डिसइंफेक्शन नहीं है, ओवर क्राउडिंग है, तो ये सारे आपके पास रिस्क फैक्टर होते हैं। इनको बस आपने एक दफ़ा पढ़ लेना है। वार्निंग साइंस और क्लिनिकल फीचर्स आपको क्या मिलते हैं? कुछ आपको जनरल साइंस मिलते हैं, बुखार हो सकता है, चिल्स, राइगर्स, टेकीकार्डिया, मलेज, सेप्सिस वगैरह। और कुछ होते हैं साइट स्पेसिफिक क्लूज़ कि अगर सर्जिकल साइट इन्फेक्शन है तो उसी सूचर के ऊपर या जहाँ पे टांके लगे हैं उसको वहाँ पे रेडनेस, वॉर्म, स्वेलिंग, पस वगैरह मिलेगी। ठीक है, निमोनिया है तो वहाँ पे रेस्पिरेटरी सिक्रीशंस मिलेंगी, ऑक्सीजनेशन ख़राब होगी। यूटीआई है तो फाउल यूरिन मिल सकता है, डिसयूरिया मिल सकता है। ठीक है, पेन ऑन यूरिनेशन मिल सकता है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन है तो आपको साइंस ऑफ सेप्सिस मिल सकते हैं। अब नेक्स्ट वो आपसे पूछते हैं कि आप इस कंडीशन को प्रिवेंट किस तरह से कर सकते हो। वही बात है बच्चों, हैंड हाइजीन का ख्याल रखें, पीपी का इस्तेमाल करें, सेफ़ इंजेक्शन प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, हाइजीन का ख्याल होना चाहिए। ट्रांसमिशन को आप किस तरह से रोक सकते हो कि कल मैंने जो आप लोगों को कॉन्टैक्ट ड्रॉपलेट एयरबॉर्न प्रिकॉशंस पढ़ाई थी वो कर सकते हो। ठीक है, हेल्थ केयर प्रैक्टिसेस कर सकते हो। एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप, इसका मतलब ये होता है कि एंटीबायोटिक्स आपने तभी इस्तेमाल करनी है जब वो इंडिकेटेड है। ठीक है, बिला वजह आपने जो है ना वो एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल नहीं करना, वरना एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हो सकती है। ठीक है बच्चों, सो प्रॉपर अप्रोप्रिएट ड्रग, उसकी डोज, उसकी ड्यूरेशन। ठीक है, इसको कहते हैं राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज। सो उसको हम बोल रहे होते हैं एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप। अच्छा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं हेल्थ एसोसिएटेड इन्फेक्शन की? जाहिर है बच्चों, पेशेंट पे डिजीज़ बर्डन पड़ सकता है। ठीक है, पहले भी बेचारे को एक बीमारी थी, अब उसको एक और बीमारी साथ लग गई, मॉर्बिडिटी, मोर्टेलिटी, सेप्सिस, ऑर्गन फेलियर। ठीक है, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ सकता है, हेल्थ केयर सिस्टम के ऊपर भी स्ट्रेस पड़ सकता है कि ट्रीटमेंट की कॉस्ट बढ़ सकती है, लॉन्गर हॉस्पिटल स्टे हो सकता है वगैरह वगैरह। फिर वो आपसे पूछता है रैशनल एंटीबायोटिक यूज़ एंड प्रिवेंशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। वही बात है बच्चों, एक एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल आपने सिर्फ तब करना है जब वो इंडिकेटेड है और आपने प्रॉपरली सेलेक्ट करनी है ड्रग, डोज, रूट और ड्यूरेशन। क्योंकि अगर आप अननेसेसरी या इनअप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं ना तो बैक्टीरिया के अंदर रेजिस्टेंस हो जाती है। बैक्टीरिया के अंदर जब रेजिस्टेंस हो जाएगी तो पर्सन को अगर कोई इन्फेक्शन होती है तो उसको जितनी भी एंटीबायोटिक्स लगा लें उसके ऊपर कोई असर नहीं आ रहा होता। ठीक हो गया। सो स्टीवर्डशिप का आपने ख्याल रखना है और इन्फेक्शन कंट्रोल का भी ख्याल रखना है, हैंड हाइजीन का, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी ख्याल रखना है। सर्जिकल टीम का क्या रोल होता है इन प्रिवेंटिंग एचआईज? कि सर्जरी से पहले जो है ना वो प्रॉपरली पेशेंट को प्रिपेयर करें, एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस का इस्तेमाल करें, प्रॉपर स्किन प्रिपरेशन हो। ठीक है, ड्यूरिंग सर्जरी स्ट्रिक्ट एसेप्सिस, स्ट्रिक्ट हाइजीन का ख्याल रखें, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करें, स्टेराइल फील्ड को मेंटेन करें, और आफ्टर सर्जरी जो है ना फिर भी एंटीबायोटिक्स दें, इन्वेजिव डिवाइसेस की जब ज़रूरत नहीं है उनको रिमूव कर दें। 1 मिनट रिवीजन वही आ जाती है कि चार, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी चार मेजर टाइप्स क्या है, रिस्क फैक्टर्स, वार्निंग साइंस, प्रिवेंशन है, कॉन्सिक्वेंसेस है, और इस तरह एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की प्रिवेंशन है।
फिर लास्ट एलो जो है ना वो मेडिसिन सर्जरी की है, वो आपसे पूछता है सेफ वर्क प्रैक्टिसेस टू रिड्यूस इन्फेक्शन ट्रांसमिशन। इन्फेक्शन की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए वर्क प्रैक्टिसेस क्या हो सकती हैं बच्चों? वही बात है कि हैंड हाइजीन होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का ख्याल होना चाहिए। मैंने पेशेंट सेफ्टी में भी आप लोगों को बातें सारी बताई हुई, इसलिए मैं बस जल्दी जल्दी कर रही हूँ। अदर सेफ प्रैक्टिसेस क्या है कि आपने प्रिकॉशंस का इस्तेमाल करना है, इनको बस आप लोगों ने एक दफ़ा रीड करना है, वैसे ऐसा याद करने वाला कुछ भी नहीं है। फिर वो आपसे पूछता है कि शार्प्स और हेल्थ केयर वेस्ट का सेफ डिस्पोजल क्या होता है। शार्प्स का मतलब जैसे नीडल्स, स्काल्पल्स, लैंसेट्स, ब्रोकन ग्लास वगैरह। सो आपने इनको रीकैपिंग करने की कोशिश, मैंने दोबारा इनके ऊपर कैप चढ़ाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। और आपने इनको एक कंटेनर में रखना है, वो कंटेनर होता है पंक्चर रेजिस्टेंट। उसको कंटेनर को जो है ना कीप द कंटेनर क्लोज टू द पॉइंट ऑफ व्यू, जिस जगह पर सिरिंज इस्तेमाल हो रही है कंटेनर भी वहीं पर होना चाहिए, उसको ओवरफिल नहीं करना और उसके बाद आपने उसको डिस्पोज कर देना है ताकि नीडल स्टिक इंजरी ना हो। हेल्थ केयर वेस्ट को आप क्या करते हो? हेल्थ केयर वेस्ट को अलग करते हो, सेग्रीगेट करते हो। इसके लिए अलग कलर कोडेड डस्टबिन मिलती है, उनकी सेफ ट्रांसपोर्टेशन मिल आती है। उसके बाद एसेप्टिक टेक्निक एंड सेफ हैंडलिंग ऑफ इन्वेजिव डिवाइसेस। एसेप्टिक टेक्निक का क्या मतलब होता है कि उस जगह पे किसी भी किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ना आ सकें। वही बात है, ये हैंड हाइजीन का इस्तेमाल रखें, स्टेरिल फील्ड का इस्तेमाल रखें, पीपीई करें, ठीक है। एग्जांपल्स जाती हैं इन्वेजिव डिवाइसेस में, जैसे ये यूरिनरी कैथेटर, फॉलीज कैथेटर होता है, आईवी कैन्यूला होता है, सर्जिकल प्रोसीजर्स और इन्वेजिव टेक्निक्स हैं। सो आपने इन डिवाइसेस की सेफ हैंडलिंग करनी है, तभी इंसर्ट करना है जब ज़रूरी हो, एसेप्टिक टेक्निक का इस्तेमाल करना है, प्रॉपरली मेंटेन करना है और जब ज़रूरत ना हो तो इनको रिमूव कर देना है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द टॉपिक्स। इतना कोई मुश्किल बात नहीं थी, इसे मैंने बस जल्दी जल्दी कर दिया। आप लोगों ने बस ये नोट्स एक दफ़ा रीड कर लेने हैं।